तो पहला टॉपिक जो लेंगे हम वो पॉलिटी और गवर्नेंस का है। तो पहला टॉपिक जो है वो ईडब्ल्यूएस कोटा को लेके है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने अभी अपहेल्ड किया है अपना 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जजमेंट को, जिसने में 3:2 के बेंच ने डिसीजन दिया है, जिसमें कि 3 ने फेवर में दिया और 2 ने अगेंस्ट में। तो इसमें इस जजमेंट ने ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 10% कोटा को इंट्रोड्यूस किया था। अब ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में जानते हैं क्या है ये। तो इसमें है कि सिन्हो कमीशन ने 2010 में रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसके बेसिस पे 2019 में आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 को इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसने कि ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को प्रोवाइड किया था अमंग पीपल अदर देन ओबीसी और एसटी एससी, मतलब कि जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए, राइट। अब ये एक्ट जो है वो इनेबल करेगा सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को लॉ बनाने के लिए रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस। उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ करता है डिसाइड करने के लिए कि वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे ईडब्ल्यूएस के अंडर में फॉर अपॉइंटमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स एंड जो स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है एडमिशन के लिए, राइट। अब ये जो एक्ट है, जो अमेंडेड आर्टिकल, इसने एडिशनली परमिट किया गवर्नमेंट को फॉर एडवांसमेंट ऑफ ईडब्ल्यूएस। कैसे करेगा एडवांसमेंट? तो ये 10% सीट प्रोवाइड करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और उसी तरह आर्टिकल 16 आप प्रोवाइड करता है 10% रिजर्वेशन सभी पोस्ट में फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए। अब ये ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन जो है ये किन्हें मिलेगा? तो इंडिविजुअल जिनका इनकम 8 लाख के अंदर में आता है और जो लोग पहले से रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठा रहे हैं उनके लिए है। मतलब कि जो लोग एसटी एससी और ओबीसी के अंडर में हैं उन्हें ये ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और वो लोग भी एक्सक्लूडेड हैं जिनके पास 5 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड है उससे ज़्यादा और रेसिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट या फिर रेसिडेंशियल प्लॉट नोटिफाइड म्यूनिसपैलिटी में या 200 स्क्वायर यार्ड्स किसी और एरिया में, राइट। अब जो आर्टिकल अमेंड हुआ था उसने 15 क्लॉज 6 में देखते हैं क्या है। तो ये इनेबल करता है गवर्नमेंट को स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अदर दैन जो मेंशन्ड है 15 क्लॉज 4 और 5 में, जो कि रिलेटेड है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या फिर एसटी एससी के लिए। और उसी तरह आर्टिकल 16 क्लॉज 6 इनेबल करता है स्पेशल प्रोविज़न बनाने के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को प्रमोशंस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट में, यानी ये जॉब से रिलेटेड है। और ये भी 16 क्लॉज 4 में जो मेंशन्ड है उसको एक्सक्लूड करता है, जो कि वो लोग हैं जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं किसी भी सर्विस में स्टेट को, वो बैकवर्ड क्लास पीपल आते हैं इसके अंदर। अब की पॉइंट्स क्या हैं इस जजमेंट में, वो देखते हैं। ये जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है 2022 का, जिसमें ये जजमेंट आया है। उससे पहले हम देखते हैं कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन जो है वो 50% रूल के बियॉन्ड में नहीं दिया जा सकता है, लेकिन कुछ स्टेट्स ने ऐसा किया है, ये अभी हमने देखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50% रूल जो है ये इनफ्लेक्सिबल नहीं होगा और इनवायलेबल भी नहीं होगा, और ये सिर्फ एसटी एससी एससीबीसी और ओबीसी कम्युनिटी के लिए अप्लाई होगा और ना कि जनरल कैटेगरी के लिए। अब the significance of this judgment is it will reshape the politics of affirmative action, and affirmative action तभी अचीव होगा जब सोशल जस्टिस अचीव होगा, और दिस विल बी अचीव्ड ओनली बाय रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं वो भी
वर्कफोर्स, पॉलिटिक्स, ये सब में रिप्रेजेंट करेंगे, तभी सोसाइटी सोशल जस्टिस की ओर जाएगी। फिर जो EWS कोटा का डिस्कशन है, ये जो रिजर्वेशन है, ये कास्ट रिजर्वेशन के बियॉन्ड जाता है इसका डिस्कशन। ओके, तो इसने कहा कि कास्ट जो प्रोमिनेंट फैक्टर था बैकवर्डनेस का डिटर्मिनेशन के लिए, तो कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कास्ट के बेसिस पे आप बैकवर्डनेस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरह जो राम सिंह और एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि अभी नॉन कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की ज़रूरत है हमें। तो इसने ये भी कहा कि न्यू प्रैक्टिसेस, मेथड एंड यार्डस्टिक्स, मतलब टूल्स की ज़रूरत है, इन्हें इवॉल्व करने की ज़रूरत है, वो इनेबल करेंगे रिकॉग्निशन ऑफ न्यूली इमर्जिंग ग्रुप्स इन सोसाइटी। और ये भी कहा गया कि ये एक अटेम्प्ट है टू एलिवेट पुअर अमंग द जनरल कैटेगरीज। तो EWS कोटा जो है इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करता है उनके लिए जो बेनिफिशियरीज नहीं हैं अफर्मेटिव एक्शंस के, जैसे कि रिजर्वेशन के। और फर्दर ये भी कहा गया कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो है ये फर्स्ट स्टेप है इन प्रोसेस ऑफ मूविंग अवे विथ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। अब कंसर्न्स क्या है, तो कंसर्न्स रिलेटेड टू EWS देखते हैं। तो ये जो रिजर्वेशन का जो बैकग्राउंड है, ये 1933 के टाइम में जो कम्युनल अवार्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये वहाँ से है। तो जो रिजर्वेशन का पर्पस ये था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन, सबको बराबरी में खड़ा किया जाए। लेकिन 1947 के बाद ये 10 साल के लिए लाया गया था रिजर्वेशन, और कहा गया था कि 10 साल के बाद देखेंगे कि लोग अभी कहाँ पे बिलोंग करते हैं, अगर इक्वल आ गए तो ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और ये अभी तक कंटिन्यू होता आ गया है, राइट। तो रिजर्वेशन का जो पर्पस था वो सोशल अपलिफ्टमेंट की बात करता है। जो कॉन्सेप्ट था रिजर्वेशन का, ये फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए था ही नहीं, ये था सोशल एम्पावरमेंट के लिए, ताकि सोशल जस्टिस मिल सके लोगों को। लेकिन इसे यूज़ किया जा रहा है एज अ पॉवर्टी एलिवेशन मेजर, जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए स्कॉलरशिप दे सकती है सरकार। यहाँ ये भी कहते हैं कि इकोनॉमिक कोटा इस बेस पे जस्टिफाई किया जाता है कि आप पब्लिक गुड्स को एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं, इंक्लूडिंग सब्सिडीज, जो कि अंडर आर्टिकल 15 में आता है। अब ये है कि इन्होंने कहा कि कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन को जो आर्टिकल 16 के अंडर आएगा, उसको आप क्लब नहीं कर सकते हैं इससे, राइट। और इफ अ पर्सन इज पुअर, तो जरूरी नहीं है कि उसका अगला जनरेशन भी पुअर होगा। लेकिन कास्ट में यह है कि अभी जो कास्ट है वही कास्ट आपके नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलेगा, राइट। तो ये वन जनरेशन टू अदर ट्रांसफर होता है कास्ट, अनलाइक पॉवर्टी। तो ये था पहला कंसर्न। अब अगला है कि ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल को वायलेट करता है। वो कैसे? आप कह रहे हो कि एक्सक्लूड करना है ओबीसी एसटी एससी को ईडब्ल्यूएस से, तो इक्वालिटी का वायलेशन है कि ईडब्ल्यूएस तो सिर्फ जनरल में नहीं होंगे, स्पीकर सेक्शन तो सारे कैटेगरीज में है, राइट। और ये इनकी एलिजिबिलिटी टू अवेल ओपन कंपटीशन अपॉर्चुनिटीज को वायलेट करता है। ये भी कहा उन्होंने कि सच एक्सक्लूजन इज आर्बिट्ररी एंड डिस्क्रिमिनेटरी, और वर्चुअली ये कन्फाइन करता है एससी एसटीज और ओबीसी को अपने एलोकेटेड रिजर्वेशन कोटा में, कि वो
जिनको ये लोग जो रिजर्वेशन इनको दिया गया है ये उसी में रहेंगे, ये AWS में आ ही नहीं सकते हैं। अब इनकम क्राइटेरिया को लेकर जो इशू है वो ये है कि 8 लाख इन्होंने पर ईयर का बता दिया है कि 8 लाख पर एनम का जो इनकम होगा उसके नीचे होना चाहिए। तो इससे क्या है कि जो सोशली एडवांस क्लासेज हैं वो बहुत ज़्यादा इसमें आ गए हैं। अब ये दिक्कत क्यों है? इन्होंने जो IT रिटर्न्स फिल करने का जो एग्जम्पशन दिया वो इनकम बिलो 2.5 लाख है, लेकिन EWS में इन्होंने 8 लाख के अंदर वाले लोगों को डाल दिया है। इससे जो इस गैप में 2.5 लाख टू 8 लाख के गैप में जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा है। फिर जो नेशनल पर कैपिटा इनकम है, एनुअल इनकम कट ऑफ कहीं ज़्यादा है उससे, इसमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो रही है, इसमें डेटा की कमी है। ओके, और कुछ लोग फ्रॉड करके भी अपना इनकम डिक्लेरेशन करते हैं। तो ये हिंड्रेंस है इस कोटा के रिजर्वेशन प्रोसेस के लिए। तो टूल ऑफ पॉपुलिज्म की तरह भी यूज़ कर सकते हैं इसे, कि अभी तो 50% की सीलिंग की लिमिट की बात कर रहे हैं और बाद में फिर इलेक्शंस के लिए अब इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो ये सारे कंसर्न्स हैं जो कि इससे रिलेटेड है। अब वे फॉरवर्ड या रोड अहेड देखते हैं। रोड अहेड क्या है? तो सबसे पहले गाइडलाइंस देनी चाहिए कि बेनिफिशियरीज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया जाए, और ये ताकि जेन्युइन ग्रुप को टारगेट किया जा सके, जो नीडी हो उन्हीं को, ताकि कोई और जिसे ज़रूरत ना भी हो वो बेनिफिट ना ले जाए। और उसके लिए इन्होंने कहा कि कंटिन्यूअस इवोल्यूशन भी करते रहना चाहिए। एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना होगा ताकि बैकवर्डनेस को कैप्चर किया जा सके और कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जा सके। ठीक है, और जॉब्स क्रिएट होने चाहिए प्राइवेट सेक्टर में। पॉलिसीज़ एम्प्लॉयमेंट को एक्सपैंड करे, ये ज़्यादा बेटर होगा AWS के लिए। और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बढ़ाएं ताकि रिजर्वेशन का डिमांड कम हो। दैट विल लिमिट द डिमांड फॉर रिजर्वेशन टू गेट इनटू चूज एंड फ्यू। ओके, तो ये पहला टॉपिक हो गया। अब अगला जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये न्यूज़ में था क्योंकि प्राइवेट मेंबर बिल टिल्टेड यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया 2020, और ये राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका आर्टिकल 44 के अंडर में आता है, जो DPSP है। ये बोलता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, सो ये DPSP में आता है और नॉन जस्टिसेबल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और पर्सनल लॉ जो हैं वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर में आते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड ये सेम सेट ऑफ लॉज है जो सभी सिटीजन पे एप्लीकेबल है फॉर देयर पर्सनल मैटर्स, जैसे कि आपका मैरिज हो गया, डिवोर्स, कस्टडी, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इसके लिए, राइट। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड UCC का, तो प्री इंडिपेंडेंस से पहले 1840 में एक लेक्स लोकाई रिपोर्ट आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसने स्टैब्लिश किया था यूनिफॉर्म लॉज को फॉर क्राइम्स, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, बट पर्सनल लॉज हिंदू और मुस्लिम को इंटेंशनली लेफ्ट कर दिया गया था, इसे इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। फिर 1941 में गवर्नमेंट BN राव कमेटी बनाती है जो कोडिफाई करता है हिंदू लॉ और वुमेन को इक्वल राइट्स देता है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक सब कमेटी बनाई गई फंडामेंटल राइट्स पे, जिसको हेड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वो डिसाइड करते हैं कि UCC को फंडामेंटल राइट के स्कोप के अंडर में नहीं लाया जाएगा।
फिर 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट लाया जाता है जो सिविल मैरिज टू एनी सिटीजन इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन को प्रोवाइड करता है। अब 1955 और 1955 में हिंदू कोड बिल 4 पास किए जाते हैं। उसके बाद अभी बहुत सारे जजमेंट आए हैं जिसने यूसीसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के बात किया है, जिसने एडवोकेट किया है यूसीसी को। तो अभी करंट स्टेटस क्या है पर्सनल लॉज के बारे में इंडिया में देखते हैं। तो अलग अलग कम्युनिटीज़ जो हैं, रिलीजियस कम्युनिटीज़, उनका अपना खुद का पर्सनल लॉज है जो कि कोडिफाइड हुआ है ओवर द ईयर्स थ्रू वेरियस पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन। अब एग्जाम्पल के तौर पे कि जो हिंदू पर्सनल लॉ है ये 4 बिल के अंडर कोडिफाई किया गया है, जिसमें हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, फिर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। उसके बाद जो टर्म हिंदू है ये सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ये सब में भी, इनमें भी लागू होता है। ये लोग भी हिंदू के अंदर में आएंगे, राइट। और कुछ एस्पेक्ट्स है जो मुस्लिम पर्सनल लॉज के हैं वो भी रिकॉग्नाइज्ड किए गए इंडिया में, जैसे कि शरीयत एप्लीकेशंस एक्ट और डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। क्रिश्चियन मैरिज और डाइवोर्स जो है गवर्न किए जाएंगे इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के द्वारा और इंडियन डाइवोर्स एक्ट के द्वारा, वाइल जो जोरोस्ट्रियंस हैं ये पारसी मैरिज एक्ट और डाइवोर्स एक्ट के अंडर में आते हैं। तो कुछ सेक्युलर लॉज भी हैं, जैसे कि स्पेशल मैरिज एक्ट है जिसमें इंटर रिलीजन मैरिज को डाला गया है, और फिर गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट है, ये इस्टेब्लिश करता है राइट एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ गार्जियन। तो गोवा जो है वो प्रेजेंट स्टेट है जिसने लागू किया है यूसीसी को। पोर्टुगीज सिविल कोड 1867 का ये इम्प्लीमेंट हो रहा है अभी भी, जो इंडिया ने एनेक्स किया था टेरिटरीज को 1961 में गोवा के, और सारे गोवा के सिटीजन पे, चाहे वो किसी भी रीजन के हो या किसी भी एथनिसिटी के हो, उन पे ये यूसीसी लागू होता है। तो गोवा ही एकमात्र स्टेट है जहाँ यूसीसी अभी है प्रेजेंट में, राइट। और पोर्टुगीज कोड जो है वो कम्प्लीटली यूसीसी नहीं है, लेकिन अब ये है कि ये सर्टेन प्रोविजंस बनाता है रिलीजियस बेसिस पे। फॉर एग्जांपल अगर किसी हिंदू मेन को बाईगैमी अलाउड है, मतलब कि वो दोबारा शादी कर सकता है अगर इफ़ द वाइफ फेल्स टू डिलीवर चाइल्ड बाई एज ऑफ 25 और अ मेल चाइल्ड बाई एज ऑफ 30। तो ये थोड़ा सा वुमेन के लिए बुरा है, ये गोवा के यूसीसी में ये रूल है। अब अगला है कि नीड फॉर यूसीसी। तो यूसीसी की नीड क्यों है? तो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं ये कि यहाँ पे अनड्यू एडवांटेज दिया जाता है मेन को। जो लॉ कमीशन है 2018 का, इसने ऑब्जर्व किया कि जो पर्सनल लॉज हैं जो भी अभी बहुत सारे, वो डीप्रिविलेज करते हैं वुमेन को। जैसे कि मुस्लिम मेन हैं ये मल्टीपल मैरिज कर सकते हैं और वुमेन को ये अलाउड नहीं है। उसी तरह जो 2005 के अमेंडमेंट, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का अमेंडमेंट है, उसके बाद भी वुमेन को कंसिडर किया जाता है जब पार्ट ऑफ देयर हस्बैंड्स फैमिली आफ्टर मैरिज। सो अगर वो हिंदू विडोज मर जाती हैं बिना किसी एयर के या फिर किसी विल को साइन किए हुए, तो उनका प्रॉपर्टी जो है वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा उनके हस्बैंड को के फैमिली को। तो ये डिसप्रिविलेज करता है वुमेन को। उसके बाद अगला है कि जो मेन हैं फादर्स, दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज नेचुरल गार्जियंस, और प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जाता है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के अंदर। अगला नीड है कि टू एड्रेस इनकंसिस्टेंसी इन पर्सनल लॉज। इनकंसिस्टेंसी है कि कैसे मैरिज और सक्सेशन के इश्यूज को ट्रीट करेंगे जो पीपल डिफरेंट कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं। और रिफॉर्म्स जो है पर्सनल लॉ में वो भी इनकंसिस्टेंट है, जैसे कि मल्टीपल अमेंडमेंट हिंदू पर्सनल लॉ में देखा गया है, लेकिन मुस्लिम लॉ में बहुत कम चेंजेस हुए हैं।
तो सेक्युलर रिपब्लिक जो है प्रियम्बल कहता है कि एक कॉमन लॉ होना चाहिए सभी सिटीजन के लिए, रादर देन कि डिफरेंशिएटेड रूल ऑन बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रैक्टिस के बेस पे अलग अलग रूल नहीं होने चाहिए, कॉमन लॉ होने चाहिए। सेक्युलर रिपब्लिक यही कहता है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं यूसीसी के कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें कि दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका शाहबानो केस और सरला मुदगल केस। शाहबानो केस में इन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट शुड आउटलाइन कॉन्टोर्स फॉर कॉमन सिविल कोड, मतलब कि पार्लियामेंट एक फ्रेमवर्क बनाएगी कॉमन सिविल कोड के लिए जो नेशनल हार्मनी और इक्वालिटी बिफोर लॉ को फैसिलिटेट करेगा। अब सरला मुदगल केस में भी इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट को फ्रेम करना होगा यूसीसी, जो कि हेल्प करेगा नेशनल इंटीग्रेशन बाय रिमूविंग आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस। अब अगला है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज। तो ये कहता है कि ये सिंप्लीफाई करेगा कॉम्प्लेक्स लॉज को अराउंड मैरिज सेरेमनी, इनहेरिटेंस, सक्सेशन, एडॉप्शन और मेकिंग देम वन फॉर ऑल। तो सेम सिविल लॉ विल देन बी एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन, किसी भी फेथ के हो या रिलीजन के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये जुडिशियरी पे बर्डन भी कम करेगा क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पर्सनल लॉ हो जाएगा और स्पीडी डिलीवरी ऑफ जस्टिस को प्रोवाइड करेगा। फिर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी के प्रोटेक्शन के लिए भी होगा ये कि ये जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी की जो बात, प्रोटेक्शन की जो बात डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था, उसको ये स्ट्रेंथन करेगा और जिसमें वुमेन और रिलीजियस माइनॉरिटी को इंक्लूड किया जाएगा। अब मेनी प्रैक्टिसेस जो रिलीजियस ट्रेडिशंस के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, ये फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाते हैं कभी कभी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कुछ आर्गुमेंट्स देखते हैं जो कि अगेंस्ट ऑफ यूसीसी हैं। तो कहते हैं कि इट विल क्रिएट डाइवर्सिटी बिटवीन सेक्युलर सिविल लॉज। तो इंडिया में यूनिफॉर्मिटी है मोस्ट क्रिमिनल और सिविल केसेज में, लाइक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ये सब है। लेकिन स्टेट्स ने सेवरल अमेंडमेंट्स कर रखे हैं अपने सिविल लॉज में। जैसे कि एग्जांपल में एंटिसिपेटरी बेल का जो कंडीशन है वो सभी स्टेट में अलग अलग है। सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं जो कोडिफाइड हैं, इसमें प्लूरलिटी पहले से है। और ये कम्युनल पॉलिटिक्स भी हो सकता है कि लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी इसे मेजोरिटेरियनिज्म रिफॉर्म के तरह देखती है। जैसे कि SR बम्बई केस में सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया था कि पॉलिटिक्स को रिलीजन से मिक्स नहीं करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वरी दिखाई थी कि सेक्युलर स्टेट इंडिया जो है उसमें एक कोड ऐसा लाना कैन बी परसीव्ड एज थ्रेट टू पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ्स। तो एक कहा गया है कि केओस ऑफ द वर्ल्ड इज ब्यूटी ऑफ दिस वर्ल्ड, मतलब कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो, ज़्यादा छेड़छाड़ हमें हर चीज़ से नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये चिंता जताई है। फिर ये डाइवर्सिटी के अगेंस्ट भी जाता है। तो इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने लाइन कहा था कि यूनिफाइड नेशन जो है उसमें हमें यूनिफॉर्मिटी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ है कि एफर्ट हैव बीन मेड टू रिकॉन्साइल आवर डाइवर्सिटी विथ यूनिवर्सल एंड इंडिस्प्यूटेबल आर्ग्यूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स। और जो सेक्युलरिज्म टर्म है इसका मीनिंग तभी एश्योर होगा जब डिफरेंस होंगे। तो जो डाइवर्सिटी रिलीजियस और रीजनल डाइवर्सिटी है इसको रहने देना चाहिए, ताकि यही आपका सेक्युलरिज्म की मीनिंग को अश्योर करता है। और डाइवर्सिटी को रिलीजियस और रीजनल डाइवर्सिटी जो है ये एक लाउडर वॉइस ऑफ मेजॉरिटी के अंडर सबस्यूम ना हो जाए। और अगला है कि इट कैन इरोड माइनॉरिटीज राइट
तो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 के अंडर में, ये इसको हो सकता है कि इरोड कर दे। और जो लॉ कमीशन था 2018 में, उसने ये भी कहा कि ये अभी ना ज़रूरी है और ना हमें इसका रिक्वायरमेंट है कोई, तो इसीलिए यूसीसी को लागू नहीं करना चाहिए। राइट। अब अगला है कि वेज फॉरवर्ड क्या है। तो कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाना चाहिए हमें, एक कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए सारे स्टेक होल्डर्स के अमंग, और इंडिविजुअल्स को एजुकेट करना होगा हमें ट्रू नेचर ऑफ यूसीसी और इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। और एक ही बार में किस चीज़ें करने से अच्छा है कि हमें स्टेप बाय स्टेप यानी कि ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच को अपनाना चाहिए। और तो गवर्नमेंट को स्टेप बाय स्टेप बेसिस पे लाइक मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन, मेंटेनेंस, ये सब को करके धीरे धीरे यूसीसी को स्टेजेस में लागू करना चाहिए, ना कि एक ही बार में सभी चीज़ों को। तो जो गोल होना चाहिए यूसीसी का, वो होना चाहिए कि इट शुड रीच इन पीसमील मैनर, लाइक जो रिसेंट अमेंडमेंट में हमने देखा था जिसने मैरिज के एज को बढ़ाया था। अब लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन क्या है? तो कमीशन ने फील किया कि बेस्ट वे फॉरवर्ड है कि प्रिजर्व करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ पर्सनल लॉ को और इंश्योर करेंगे कि ये कंट्राडिक्ट नहीं करे फंडामेंटल राइट्स को। तो इसको अचीव करने के लिए सभी पर्सनल लॉज जो फैमिली मैटर से रिलेट करते हैं, इसको कोडिफाई किया जाए पहले टू ग्रेटर एक्सटेंट पॉसिबल। और इस कमीशन ने अलग अलग अमेंडमेंट्स को भी बताया है, जो फैमिली लॉ जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें इनइक्वालिटीज़ को दूर करने के लिए। और इन्होंने ये भी कहा कि लेजिस्लेचर पहले गारंटी दे इक्वालिटी को विद इन कम्युनिटीज़ बिटवीन मेन एंड वुमेन रादर देन इक्वालिटी बिटवीन कम्युनिटीज़। और उसके बाद जो मीनिंगफुल डिफरेंस विद इन पर्सनल लॉज कैन बी प्रिजर्व्ड एंड इनइक्वालिटी कैन बी वीडेड आउट विदाउट एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी। ये सजेशंस दिए थे लॉ कमीशन ने। तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक भी ख़त्म होता है। अब न्यूज़ इन शॉर्ट्स देख लेते हैं। तो राइट टू वोट फॉर अंडर ट्रायल्स, मतलब जो लोग जेल में हैं उनको वोटिंग राइट्स देने की बात कही जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि अंडर ट्रायल्स को डिप्राइव किया जाता है जो राइट टू वोट के लिए, उसके लॉ को एग्जामिन करेंगे। तो एक पिटीशन आया था सेक्शन 62 क्लॉज 5 ऑफ ROPA एक्ट, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को चैलेंज करते हुए कि जो प्रिजनर्स को राइट टू वोट से डिप्राइव करता है, जो ये रेस्ट्रिक्शन जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो लोग होते हैं उन पे लागू नहीं होता है। तो NCRB का जो रिपोर्ट था उसमें उसने कहा था कि अराउंड 5.5 लाख प्रिजनर्स जो हैं वो वेरियस जेल्स में हैं कंट्री के। अब तो आर्गुमेंट सपोर्टिंग प्रिजनर राइट टू वोट देखते हैं कि ये जो है RPA का सेक्शन ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि ब्रॉड लैंग्वेज में इन्होंने कहा है कि ये डिनाई करते हैं राइट टू वोट इवन टू दोज डिटेन्ड इन सिविल प्रिजन, और इट इज़ कंसिडर्ड अनरीजनेबल एज जो कन्विक्टेड पर्सन है अगर वो बेल पे बाहर निकल गया है तो वो वोट कर सकता है, लेकिन अगर वो जेल में है तो वोट नहीं कर सकता। और राइट टू वोट जो है वो कॉर्नर स्टोन है डेमोक्रेसी के लिए। उसी के अगेंस्ट में जो आर्टिकल है, तो अनुकूल चंद्रा प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 62.5 को अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू वोट जो है वो आर्टिकल 14 के अंडर में नहीं आता है, और राइट टू वोट इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशन इम्पोज्ड बाय लेजिस्लेचर। और ये हेल्प करता है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को अवॉइड करने में और इलेक्शन के इंटीग्रिटी को मेंटेन करने में।
और इन्होंने ये भी कहा कि रिसोर्स क्रंच हैं अभी, जिसके वजह से ग्रेटर सिक्योरिटी अरेंजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी अभी इसको लागू करने में। तो अगला देखते हैं। तो ई कोर्ट्स के अंदर जो इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए हैं ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंदर में, वो देखते हैं। तो वर्चुअल जस्टिस क्लॉक नया जो लॉन्च हुआ है, इसमें ये आपको बताएगा कि स्टैटिस्टिक्स देगा कि कितने सारे केसेस इंस्टीट्यूटेड हैं, कितने ख़त्म हो गए, कितने पेंडिंग हैं। फिर एक जस्ट इस मोबाइल ऐप है 2.0 जो जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए है फॉर इफेक्टिव कोर्ट एंड केस मैनेजमेंट। ये मॉनिटरिंग करेगा आपका पेंडेंसी और डिस्पोजल ऑफ केसेस। अब एक डिजिटल कोर्ट है इनिशिएटिव, ये कोर्ट्स के लिए, जजेस के लिए, जो डिजिटल फॉर्म में ट्रांजिशंस को दिखाएगा और पेपरलेस कोर्ट के तरफ जाने की बात कर रहे हैं। फिर एक अगला है सेवाज वेबसाइट। ये कॉन्फ़िगर करेगा, डिप्लॉय और मैनेज करेगा वेबसाइट्स को फॉर पब्लिशिंग स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज रिलेटेड टू डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। फिर ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट है 2007 का, जो नेशनल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है फॉर आईसीटी इनेबलमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये बेसिकली ई कमिटी को रिपोर्ट सबमिट करेगा। फिर ई कमिटी क्या है कि वो गवर्निंग बॉडी है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करते हैं इसको। ई कोर्ट्स का बेनिफिट ये है कि फंक्शनिंग को अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंट बनाता है, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट केसेस करता है, और ये अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। उसी में अदर इनिशिएटिव है आपका नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, वर्चुअल कोर्ट, लाइव स्ट्रीमिंग एंड प्रोसीडिंग एक्सेट्रा। अब अगला है कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में। तो गाजियाबाद और प्रयागराज एंड आगरा के पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम देने की बात कही गई है उन्हें। तो पीसीएस जो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है, इसको बढ़ाने की बात कही गई क्योंकि पॉपुलेशन के इंक्रीज की वजह से रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस, टूरिज्म एंड प्रोवाइडिंग बेटर पुलिसिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तो दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है आपका कमिश्नरेट सिस्टम और एक होता है डुअल कमांड सिस्टम। तो इसमें है कि जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है कमिश्नरेट सिस्टम में, ये हेड होंगे यूनिफाइड पुलिस कमांड स्ट्रक्चर के, और इनको जो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो होंगे वो डीआईजी रैंक के जो पुलिस होंगे या उससे ऊपर वो करेंगे। तो इनके पास पावर ये होगी कि प्रिवेंटिव अरेस्ट, सीआरपीसी एक्ट 144, ये सब को ये इम्पोज कर सकते हैं, और मैजिस्ट्रियल पावर भी है इनके पास। तो ये कंट्रोल, रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग से रिलेटेड। अब डुअल कमांड सिस्टम जो है, इसमें डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी, ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करते हैं। तो डीएम जो है वो इशूइंग अरेस्ट वारंट्स है और लाइसेंस, ये सब प्रोवाइड करने के लिए इंटरेस्टेड है, और एसपी के पास पावर है ये जो क्राइम और जो अरेस्ट्स है ये सब इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और ये सिस्टम बनाया गया था ताकि इंश्योर किया जा सके कि लोअर कंसंट्रेशन ऑफ पावर हो और मेकिंग पुलिस मोर अकाउंटेबल टू डीएम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। बस यही था इसमें। अब आधार रूल्स को अपडेट किया गया है, तो गवर्नमेंट अमेंड किए हैं आधार रूल को। इसमें इन्होंने कहा कि एटलीस्ट 10 साल में जो आधार होल्डर्स हैं उनको अपना डेटा ये करना है, अपडेट करना है बस। अब रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो 2022 की है उसके बारे में बात करते हैं। जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिलीज़ किया है इसने रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को, जिसमें कि इंडिया का रैंकिंग है 77 आउट ऑफ 140 कंट्री, और टॉप किया है डेनमार्क ने। तो ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
रूल ऑफ लॉ एक ड्यूरेबल सिस्टम ऑफ लॉ है, इंस्टीट्यूशन, नॉर्म एंड कम्युनिटी कमिटमेंट दैट डिलीवर्स these things: accountability, just law, open government, and accessible and impartial justice. That's it. बस इतना ही था पॉलिटी में। अब अगला टॉपिक देखते हैं, आईआर। Now we are going to start international relation. So international relation, the first topic in news is ASEAN. तो अभी हाल ही में जो 19th इंडिया आसियान समिट है वो हुआ कहाँ पे? कंबोडिया। ठीक है। तो 2022 जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर, क्योंकि ये समिट जो है ये मार्क किया 30th एनिवर्सरी इंडिया और आसियान डायलॉग के। तो आसियान के बारे में जान लेते हैं। तो ये आसियान जो है इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और उसको स्टैब्लिश किया गया था 1967 में विथ आसियान डिक्लेरेशन, जिसको कि बैंकॉक डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। किसके थ्रू? कौन कौन कंट्री साइन किए थे? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका एम है कि एक्सेलरेट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस और कल्चरल डेवलपमेंट। कैसे? तो जॉइंट एंडेवर्स अमंग द साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशन है वो सभी मिल करके ये डेवलपमेंट में काम करेंगे। आसियान समिट जो है ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है आसियान में, जो कि कंप्राइज करता है हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट, किसके? जितने भी आसियान मेंबर स्टेट्स हैं उनके। अगर आसियान जो है वो एक सिंगल कंट्री हो तो ये सेवेंथ लार्जेस्ट इकॉनमी होगा वर्ल्ड में, और इसको प्रोजेक्ट किया जाता है ये फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा 2050 पर, अगर आसियान को एक सिंगल कंट्री लिया जाए। की हाइलाइट्स क्या क्या है इस समिट के? तो दोनों साइड जो है उन्होंने जो अपनी टाइज हैं दोनों इंडिया और आसियान के बीच में उसको ऊपर उठाया है। कहाँ ले गए हैं? तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे, और फोकस करेंगे वो स्पेसिफिक एरियाज पे, जो कि मैरिटाइम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट जितने भी हैं इंडो पैसिफिक में, साइबर सिक्योरिटी और इंटर ऑपरेबिलिटी ऑफ डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम। जितने भी डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम है वो सब इंटर ऑपरेबल हो, मतलब दो फाइनेंशियल सिस्टम है तो वो दोनों के बीच में कनेक्शन हो, वो अच्छे से काम कर सके। है ना? ये नहीं कि सपोज इंडिया का अगर कोई फाइनेंशियल सिस्टम है तो वो आसियान के फाइनेंशियल सिस्टम से उसका रीच और कनेक्टिविटी है ही नहीं, तो काफ़ी दिक्कत होगा कोई भी ट्रांजैक्शंस वगैरह में, तो उसको सॉल्व करने के लिए। अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये इनेबल करेगा, सक्षम बनाएगा कोऑपरेशन किस किस एरिया में? तो एनर्जी, हेल्थ, इन्वेस्टमेंट और मेक इन इंडिया में ये सारा हो सकता है, टेक्नोलॉजी में, क्लाइमेट चेंज में। और इसको किया जाएगा कैसे? तो अडॉप्ट करके जॉइंट स्टेटमेंट किस पे? तो आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे। इंडिया जो है वो अनाउंस किया है एक एडिशनल आउटले कितने का? तो $5 मिलियन का, ताकि आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड जो है वो स्टैब्लिश हो सके। तो ये फंड जो है इंडिया जो है उसने अनाउंस किया है कि वो एडिशनल $5 मिलियन जो प्रोवाइड करेगा आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंड को। ये फंड जो है वो स्टैब्लिश हुआ है 2008 में, और ये फैसिलिटेट करता है सपोर्ट किसको? रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को, और जो भी एसोसिएटेड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनको। और तो और ये एक्सपेडाइट करेगा जो भी रिव्यू है आसियान इंडिया ट्रेड रिलेटेड इन गुड्स अग्रीमेंट AITGA को, ताकि इसको यूज़र फ्रेंडली बनाया जा सके, सिंपल बनाया जा सके और ट्रेड फैसिलिटेटिव बनाया जा सके बिजनेस के लिए, और तो और सपोर्ट किया जा सके सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को। अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन मेंबर कंट्रीज हैं। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस एंड ब्रुनेई दारुसलाम। तो इसमें सिर्फ एक कंट्री है आसियान में जो लैंडलॉक्ड है, दैट इज लाओस। अब सिग्निफिकेंस क्या क्या है इंडिया आसियान रिलेशंस का? तो आसियान्स का जो सेंट्रलिटी है वो है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में। एक कोहेसिव, रिस्पॉन्सिव और प्रॉस्पेरस आसियान जो है वो बहुत ही ज़रूरी है इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए, इंडो पैसिफिक विजन के लिए, और ये कंट्रीब्यूट करेगा जो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, दैट इज सागर इनिशिएटिव में। अगर बायलैटरली देखा जाए तो इंडिया ने साइन किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 4 एशियन कंट्री के साथ। किनके साथ? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड वियतनाम। कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट जो है नॉर्थ ईस्ट का, तो आसियान इंडिया कनेक्टिविटी जो है वो प्रायोरिटी है इंडिया के लिए, क्योंकि इसको और तो और आसियान कंट्रीज़ के लिए भी। 2013 में इंडिया जो है वो थर्ड डायलॉग पार्टनर बना आसियान का, जिसने स्टार्ट किया
आसियान कनेक्टिविटी कोऑर्डिनेटिंग कमिटी इंडिया मीटिंग। कनेक्टिविटी जो है थ्रू इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे और कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है ये भी ग्रेटर कनेक्टिविटी करेगा किसके साथ, तो नॉर्थ ईस्ट के साथ, और इंश्योर करेगा प्रोग्रेस और डेवलपमेंट इस रीजन में, किसमें, नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया के। तो मैरीटाइम इंगेजमेंट, तो मैरीटाइम इंगेजमेंट जो है उसका ऑब्जेक्टिव है कि म्यूचुअली मिल करके एड्रेस करेंगे वो जो भी जियो पॉलिटिकल टेंशन है, किसमें, तो साउथ और ईस्ट चाइना सी में, और इन्हांस करना है मिलिट्री कोऑपरेशन को। कैसे, तो जो एक्सरसाइजेज जैसे कॉर्पेट सिम्बेक्स इन सबको ये चाहता है कि ये टैकल करे जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है उस रीजन में, जैसे कि पायरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, इन सबको। और तो और ये हेल्प करेगा बाईपास करने में चोक पॉइंट को, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट जो कि है इंडियन ओशन रीजन में मलेशिया के पास, इंडोनेशिया के पास। और इंडियन ओशन रीजन जो है वो कैरी करता है 90% ऑफ इंडिया ट्रेड और उसके एनर्जी सोर्सेस को। देन है सिक्योरिटी। तो इंडिया और आसियान का एम है कि स्टैब्लिश करना एक रूल बेस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ताकि पीसफुल डेवलपमेंट हो सके इस रीजन का, इन अपोजिट टू और कॉन्ट्ररी टू चाइना का अग्रेसिव पॉलिसीज के। और तो और जो पार्टनरशिप है आसियान और इंडिया का वो हेल्प करेगा काउंटर करने में, किसको, तो टेररिज्म को। अभी स्प्रेड हो रहा है टेररिज्म इन सब रीजन में, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म भी बढ़ रही है, जो भी ट्रांसनेशनल क्राइम है ना, इंडिया और का जो भी बॉर्डर है म्यांमार और बांग्लादेश इधर के रिगार्डिंग, वहाँ पे ट्रांसनेशनल क्राइम्स वगैरह होती हैं। तो इन सबको कैसे, तो इम्प्लीमेंट करके आसियान प्लान ऑफ एक्शन इन कॉम्बैटिंग ट्रांसनेशनल क्राइम 2016 से 2025। इकोनॉमिक में क्या है, तो इंडिया जो है वो एक आसियान का टॉप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। और तो और इंडियन बिजनेसेस जो हैं वो कंसीडर करते हैं आसियान को एक कंड्यूसिव डेस्टिनेशन फॉर ट्रेड। तो फॉर इंस्टेंस कि 2025 तक जो फार्मास्यूटिकल्स मार्केट है आसियान कंट्रीज में वो होंगे लगभग $34 बिलियन के। और ये एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है इंडिया का, क्योंकि इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही डेवलप कर रहा है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है ना, फार्मा हब भी बोला जाता है इंडिया को। फिर सप्लाई चेन इंटीग्रेशन पोस्ट कोविड 19 पैंडेमिक, तो बोथ कंट्रीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं किसको, तो न्यू सप्लाई चेन जो कि इमर्ज हो रहे हैं इस रीजन में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, इंडिया म्यांमार थाईलैंड, है ना, और ये इन्हेंस करेगा ट्रेड फैसिलिटेशन को। कल्चरल कनेक्शन क्या है, तो हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में गया है, कहाँ से, इंडिया से, इंडिया में ओरिजिन हुआ है दोनों का। तो जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं संस्कृत पाली ये सब इन्फ्लुएंस किए हैं इन सब रीजन के स्क्रिप्ट्स को। तो जो नेशनल कैरियर ऑफ इंडोनेशिया है उसको वो क्या है, गरुड़ है, एक लेजेंडरी बर्ड जो कि पाया जाता है हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन माइथोलॉजी में। इंडिया आसियान का क्विक फैक्ट्स, तो पॉलिटिकल में क्या है, तो इंडिया जो है वो शुरू किया फॉर्मल इंगेजमेंट आसियान के साथ 1992 में, कैसे, तो एज अ सेक्टोरल डायलॉग पार्टनर, और उसको ले गया कहाँ तक, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, कहाँ, 2012 में। फिर इकोनॉमिक में क्या है, तो आसियान इंडिया ट्रेड जो है गुड्स अग्रीमेंट, आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड अग्रीमेंट जो है AITGA, वो साइन हुआ कब, तो 2009 में। और ये आसियान इंडिया का ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट 2015 में। फिर टूरिज्म एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट, तो इंडिया जो है वो फर्स्ट डायलॉग पार्टनर है जो कि साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ताकि स्ट्रेंथन किया जाए टूरिज्म कोऑपरेशन विद आसियान। और अपने 25th एनिवर्सरी पे आसियान इंडियन डायलॉग रिलेशन के 2018 में उन्होंने अडॉप्ट किया दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसमें क्या है, फ्यूचर डायरेक्शन है आसियान इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। अब डाइवर्जेंस क्या क्या है इंडिया आसियान रिलेशन में, तो चाइना का फुटप्रिंट है आसियान में, चाइना का एक मैसिव इकोनॉमिक फुटप्रिंट है इस रीजन में जिसमें बायलैटरल ट्रेड है अराउंड $880 बिलियन। और साउथ चाइना सी का जो ऑनस्लॉट है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं उसके डिस्पाइट, उसके बावजूद भी जो आसियान मेंबर हैं वो सक्षम नहीं है कि वो पुश बैक कर सके जो चाइना का रोल है एज अ प्राइमरी ट्रेडिंग पार्टनर उस रीजन के लिए। इनरोड हो रहा है उसमें यूएस के थ्रू, यूएस जो है उसने अज्यूम किया है रोल ऑफ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस रीजन में, जो कि कमजोर कर दिया है इंडिया का रोल इस पोजीशन में। इकोनॉमिक में क्या है, तो टर्म्स के अगर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड रिलेशन देखें तो इंडिया का अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड रहा है आसियान नेशन के साथ, ट्रेड डेफिसिट रहा है, प्रोजेक्ट डिले, इंडिया जो है वो नहीं एबल है कि वो टाइमली डिलीवर कर सकता है जो प्रॉमिस प्रोजेक्ट है, जैसे इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे और क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी इनिशिएटिव दैट इज क्वाड। आसियान जो है वो कंफर्टेबल नहीं है क्वाड के राइज होने से कि ये सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है इस रीजन का। और तो और वो नहीं लाइक कर रहे हैं इस आइडिया को क्वाड का, जिसको देखा जा रहा है थ्रेट आसियान के सेंट्रलिटी पे।
एंड वो नहीं विश करते हैं कि वो जो भी पॉसिबल पावर ट्रांजिशन होगा इंडो पैसिफिक रीजन में उसमें वो कहीं भी फंसे। तो वे फॉरवर्ड क्या है? तो इंडिया कन्वर्जेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडिया और आसियान है वो डिफर करते हैं पर्सपेक्टिव, इंटेंशन, एक्शन किस पे? तो बहुत सारे बायलैटरल, रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे। तो ये जरूरी है आसियान और इंडिया के लिए कि वो एक दूसरे के साथ इंगेज रहें ताकि अवॉइड कर सके किसी भी तरीके के मिसअंडरस्टैंडिंग इन सभी मैटर्स पे, और एड्रेस कर सके उसको म्यूचुअली बेनिफिशियल मैनर में ताकि दोनों कंट्रीज के लिए वो बेनिफिट हो। बिल्ड करना है रिजिलियंट सप्लाई चेन। तो जो करंट इंगेजमेंट है वैल्यू चेन में आसियान और इंडिया के बीच में वो सब्सटेंशियल नहीं है। तो आसियान और इंडिया जो है, जो अभी इमर्ज हो रहे हैं सिनेरियो, उसका फायदा उठा सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे को बिल्ड करने में न्यू एंड रिजिलियंट सप्लाई चेन। हालांकि इस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए आसियान और इंडिया जो है उनको अपग्रेड करना होगा अपना स्किलिंग, लॉजिस्टिक सर्विसेज को इम्प्रूव करना होगा और जो ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको स्ट्रेंथन करना होगा। वर्क करना है कोलैबोरेटिव मैनर में। आसियान जो है वो पजेस करता है एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोन डिजिटल इकोनॉमी रीजन वर्ल्ड में है, और इंडिया जो है वो भी एक वास्ट और बुर्जवानी स्टार्टअप सेक्टर है ना, जिसमें डिजिटल प्रोफिशिएंट ह्यूमन कैपिटल बेस है। जैसे कि इंडिया का आधार सिस्टम ये फैसिलिटेट क्या करेगा? डिजिटल कनेक्शन अमंग द सिटीजन ऑफ इंडिया। और आसियान जो है वो भी ऐसा चाहे तो अपने सिटीजन के साथ कर सकते हैं इंडिया के आधार सिस्टम की तरह। इंडिया जो है उसको ज़रूरत है कि वो सपोर्ट करे कम्युनिटी बिल्डिंग को, असिस्ट करे इंडिविजुअल कंट्री को आसियान में, पर्टिकुलरली CLMV कंट्री दैट इज कंबोडिया, लाओस, म्यांमार एंड वियतनाम, जो कि डेवलपमेंट में पीछे हैं। गुडविल को बिल्ड किया जा सकता है। लास्ट में इंडिया और आसियान जो हैं वो कन्फ्रंट किससे होते हैं, किसके वजह से आमने सामने होते हैं? ह्यूमन सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से, जो क्रॉस बॉर्डर क्राइसिस हैं जैसे रोहिंग्या सिचुएशन, एक्सट्रीमिज्म, और जो फ्रीक्वेंसी है रीजनल नेचुरल डिजास्टर्स, इनके वजह से। तो यहाँ ये सब एरिया पे अगर वो कोऑपरेट करते हैं और बिल्ड करते हैं गुडविल, और जो एग्जिस्टिंग रिलेशन है उसको और डीप करते हैं गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, तो ये अल्टीमेटली हेल्प करेगा स्ट्रेंथन करने में इंडिया आसियान के रिलेशनशिप को। अब फूड सिक्योरिटी का जियोपॉलिटिक्स क्या है? तो अभी हाल ही में रशिया जो है उसने रिज्यूम किया है पार्टिसिपेशन किसमें? ब्लैक सी ग्रेन डील में। तो जो ब्लैक सी ग्रेन डील है वो ब्रोकर्ड किया गया था यूनाइटेड नेशन एंड टर्की के थ्रू। इसको टर्कीये भी बोलते हैं। कब? जुलाई में, बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। ये डील जो है ये एंडेवर करता है कि टैकल करेगा जो एक्सकेलेटिंग, जो बढ़ता हुआ फूड प्राइसेस है उसको। और ये कैसे बढ़ रहा है फूड प्राइसेस? तो जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ है, ब्लॉकेज ऑफ ब्लैक सी जो है उसकी वजह से। ये डील जो है ये प्रोवाइड करेगा एक सेफ मैरीटाइम ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर यूक्रेनियन एक्सपोर्ट को, विशेष तौर पे फूड ग्रेन के लिए। अब उसके 3 पोर्ट से, जिसका नाम क्या है? चॉर्नोमॉर्स्क, ओडेसा एंड यूजनी या पिवडेनी। यूक्रेन जो है वो है जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं वीट, मेज, रेप सीड, सनफ्लावर सीड एंड सनफ्लावर ऑयल ग्लोबली, उनमें से यूक्रेन एक है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेस है डीप सी पोर्ट ब्लैक सी रीजन में, जो कि इनेबल करता है कि वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है रशिया एंड यूरोप को अपने ग्रेन इंपोर्टर्स और तो और एक्सपोर्टर्स के साथ, किसके? मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के भी। जो सेंट्रल आइडिया है वो है कि मार्केट को काम किया जाए, शांत किया जाए, इंश्योर करके एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ग्रेन। इस तरीके से जो फूड प्राइस इन्फ्लेशन है उसको लिमिट किया जा सके। इनिशिएटिव जो है उसको ये भी क्रेडिट दिया गया है कि उसके वजह से बहुत ही ह्यूज डिफरेंस आया है जो ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है। ये डील जो है ये 120 दिन के पीरियड के लिए है, जिसमें कि ऑप्शन है कि या तो उसको एक्सटेंड किया जा सके या टर्मिनेट किया जा सके। कब? नवंबर 2022 में। और रिसेंटली इस डील को एक्सटेंड किया गया है फर्दर 120 डेज के लिए। बहुत सारे एक्सपर्ट जो हैं उन्होंने वो ऐसा मानते हैं कि कोई भी ऐसा फ्यूचर सस्पेंशन जो है डील का वो री इंट्रोड्यूस कर सकता है प्राइस प्रेशर किस पे? जो भी ग्रेन के प्राइसेस हैं। और तो ये भी पॉइंट किया गया है कि फूड सिक्योरिटी जो है वो डेवलपमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज के आगे जा चुका है, और उसको थ्रेट हो सकता है जियोपॉलिटिक्स से, डिस्पाइट कि जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है फूड का ग्लोबल लेवल पे। अब ब्लैक सी रीजन को थोड़ा देख लेते हैं। तो ये यूक्रेन है, तो यहाँ पे इसका पोर्ट है ओडेसा, है ना, ये ओडेसा पोर्ट है। ये रोमानिया है, यहाँ पे इसका कौन सा पोर्ट है? तो कॉन्स्टेंटा है। ये बुल्गारिया है जिसका वर्ना एंड बुर्गस पोर्ट है। ठीक है। हियर इज नॉर्थ इंस्पेक्शन एरिया, हियर इज टर्की,
यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है, जैसे जोंगुलदाक है, अदपजारी है, इस्तांबुल है. This is South Inspection Area. The North Inspection Area lies in Black Sea and South Inspection Area in Sea of Marmara. Here is JCC. Here is Istanbul and Gebze. और जो 3 पोर्ट हैं यूक्रेन के, पेवदेन्ये, यूजनी ओडेसा एंड चोर्नोमोर्स्क, ये यहाँ पे लाई करते हैं, जो कि ट्रांजिट एरिया दिया गया है. तो फूड सिक्योरिटी क्या है? तो अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन, फूड सिक्योरिटी रेफर करता है ऐसे सिचुएशन को जो कि एग्जिस्ट करता है जब सभी लोग सभी समय उनको फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक एक्सेस हो पर्याप्त मात्रा में सेफ और न्यूट्रिशियस फूड का, जो कि पूरा करे उनके डाइटरी नीड को और फूड प्रेफरेंसेस को फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ. तो की ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क कर रहे हैं स्ट्रेंथन करने में ग्लोबल फूड सप्लाई के कौन कौन है? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये यूएन एजेंसी है और वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्रोवाइड करता है फूड असिस्टेंस उन लोगों को जो कि प्रभावित है किससे? तो कॉन्फ्लिक्ट से, डिजास्टर से और क्लाइमेट चेंज से. फिर इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है. ये एजेंसी है यूएन का जो कि फोकस करता है किस पे? तो एक्सक्लूसिवली रूरल पॉवर्टी रिडक्शन पे. कहाँ? तो डेवलपिंग कंट्रीज में. और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है उसने सपोर्ट किया लगभग 483 मिलियन पुअर रूरल पीपल को ओवर द पोस्ट 4 डिकेड्स में. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये एजेंसी है यूएन का जो कि ग्लोबल हंगर से लड़ता है और प्रमोट करता है रूरल डेवलपमेंट को. ये इशू करता है मंथली फूड प्राइस इंडेक्स ताकि मेजर किया जा सके जो चेंज है इंटरनेशनल प्राइसेस किसमें? तो बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज में. और वर्ल्ड बैंक, ये इन्वेस्ट करता है एग्रीकल्चर में और रूरल डेवलपमेंट में ताकि फूड प्रोडक्शन और न्यूट्रिशन को बढ़ावा मिल सके. एक्टिविटीज जो हैं कौन कौन सी हैं? तो इंक्लूड करता है इंकरेज करना क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग टेक्निक और रीस्टोर करने में डिग्रेडेड फार्मलैंड को. तो ये जो डेफिनेशन है फूड सिक्योरिटी का, ये फोकस किस पे है? तो अंडर नरिशमेंट, हंगर एंड न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट. और जो न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट है वो पूरी तरीके से इसमें स्पष्ट रूप से कवर नहीं किया गया है. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 जो है उसका एम है कि क्रिएट करना है एक ऐसा वर्ल्ड जो कि फ्री हो हंगर से. कब तक? 2030 तक. लेकिन जो नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल है वो एक्चुअली इंक्रीज हुए हैं और पहुंच गए हैं 690 मिलियन इन 2019. कब से? 2014 के कंपैरिजन से. तो अगर ये ट्रैजेक्टरी ही जारी रहता है तो जो नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल है वो इंक्रीज हो जाएंगे 840 मिलियन बाय 2030. इस तरीके का फूड इनसिक्योरिटी जो है वो रिप्रेजेंट करता है इन पर्टिकुलर कि पॉलिटिकल फेलियर हुआ है कि एज जो ग्लोबल फूड प्रोडक्शन है वो लॉन्ग सरपास कर गया, बहुत ही आगे जा चुका है उस लेवल को जो कि नेसेसरी है कि सभी लोगों को भरा पेट रखा जा सके. तो जो ग्लोबल फूड क्राइसिस है वो सर्व करता है इंट्रेंच करने में उस आइडिया को कि फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है किसका? स्ट्रेटेजिक नेशनल इंपॉर्टेंस का. अगर इसी तरीके की चीज होती है, फूड इनसिक्योरिटी रहता है, तो डेट मीन्स कि इसको स्ट्रेटेजिकली यूज भी किया जा सकता है कोई कंट्री को किसी कंट्री के अगेंस्ट में, तो इसलिए स्ट्रेटेजिक नेशनल इंपॉर्टेंस का ऑब्जेक्ट बन जाता है. अदर की इनिशिएटिव्स क्या क्या है स्ट्रेंथन करने के लिए ग्लोबल फूड सप्लाई को? तो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डब्ल्यूटीओ का, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो उसने अनाउंस किया है कि जो फूड परचेज किया जाता है यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू उसको एक बाहर रखेगा, एग्जेम्प्ट करता है उसको, जो कि ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए होता है किससे? एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से. फिर कौन सा है? तो ग्लोबल अलायंस फॉर फूड सिक्योरिटी है. इसको लॉन्च किया गया था मई 2022 में बाय G7 प्रेसिडेंसी और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा ताकि टैकल किया जा सके जो अनफोल्डिंग ग्लोबल हंगर क्राइसिस है रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से. फिर है ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर GASCA. ये एक वॉलंटरी प्लेटफॉर्म है जिसको सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है? तो यूएन के FOA के थ्रू. और इसके मेंबर जो है वो कौन कौन है? तो गवर्नमेंट है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, सिविल सोसाइटी. फिर ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है जो कि लॉन्च किया गया G20 के थ्रू. और जो 2007 और 8 का जो फूड प्राइस क्राइसिस था उसके रिस्पॉन्स में इसको लॉन्च किया गया था ताकि बिल्ड किया जाए एक रिजिलियंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड सिस्टम. कहाँ पे? तो लो और जो भी लो इनकम कंट्रीज है वहां पे. अब इम्पैक्ट क्या क्या पड़ा है जियोपॉलिटिक्स का फूड सिक्योरिटी में? जो रिटर्न है जियोपॉलिटिक्स का भी रिसेंट ईयर में वो क्या क्या इनकम पास करता है, क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो वीक हो रहा है मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क जैसे WHO, WTO, है ना. अभी UNSC भी आप देखो वीक ही है. रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है लेकिन यूएन जो है कोई एक्टिव डिसीजन नहीं ले पा रहे, तो वीक हो रहे मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क.
यूनिलैटरलिस्ट टेंडेंसीज बढ़ रही हैं और ग्रेट पावर के बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है, जैसे चाइना यूएसए, और बाकी अदर कंट्रीज का भी देखिए आप हो रहा है, जैसे साउथ चाइना सी के रिगार्डिंग चाइना जापान में हो रहा है, राइट। देन यूएसए एंड रशिया, तो ये पावर कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि जो अचीवमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 का या एसडीजी 2 का, इसको और ज़्यादा खतरे में वो डाल रहा है। तो जियोपॉलिटिक्स जो है ये बहुत ही इसका प्रोमिनेंट इम्पैक्ट है रेंज ऑफ एरियाज में, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं फूड सिक्योरिटी को, जो कि इस टेबल में दिया हुआ है। अब कंपल्शन टू ट्रेड का जो कंपल्शन है उसका क्या थ्रेट है फूड सिक्योरिटी का? तो जो स्ट्रेटेजिक नोड है और चोक पॉइंट है ग्लोबल फूड सिस्टम का, वो वल्नरेबल है पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिस्ट्रिक्शंस के। इकोनॉमिक यूनिलैटरलिज्म और प्रोटेक्शनिज्म और ट्रेड वॉर जो वो एक्सेलरेट कर दिया है, जहां भी ट्रेड इंटरडिपेंडेंस है उनको इंक्रीज ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीट किया जा रहा है एज अ लाइबिलिटी। जैसे कि ग्लोबल फूड क्राइसिस ऑफ 2007-8 हैपन क्यों हुआ था? क्योंकि अटेम्प्ट था कि इंसुलेट किया जाए डोमेस्टिक मार्केट को इंटरनेशनल वोलाटाइलिटी से। फिर जियोपॉलिटिक्स फ्रिक्शन ये भी बना दे रहा है रिफॉर्म मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि डब्ल्यूटीओ है उसको और डिफिकल्ट कर दे रहा है, जैसे कि फेलियर हुआ डब्ल्यूटीओ का दोहा डेवलपमेंट राउंड, है ना। फिर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ये डिफिकल्ट कर देता है, मुश्किल कर देता है, डिसरप्ट करता है, हस्तक्षेप कर देता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, ट्रेड है, ट्रांसपोर्ट है, उनका एक्सेस और ह्यूमैनिटेरियन एड है। जो लोकल पॉपुलेशन है उनका स्टारवेशन हो रहा है, इसको यूज किया जाता है एज अ टैक्टिक ऑफ वॉर, जैसे कि हुआ था नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सुडान, सीरिया एंड येमेन में। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्कॉमिटेंट सोशल अनरेस्ट जो है, इसके वजह से क्या होता है, जियोपॉलिटिकल रिपरकशंस होता है, जैसे अरब स्प्रिंग हुआ था 2010-11 में। फिर पीस बिल्डिंग जो है वो भी हैम्पर होता है, क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल राइवलरी जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे निकल के आती है, जैसे यूएनएससी, जो कि क्रिएट करता है एक विशियस सर्कल फॉर फूड इनसिक्योरिटी। कंपटीशन है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ग्रीन ग्रैबिंग ये रेफर किस करता है कि जो ट्रेड ऑफ हो रहे हैं इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और फूड सिक्योरिटी के बीच में, जो कि होता है प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल की वजह से। या फिर रिसोर्स ग्रैबिंग, चाइना जो है वो लार्जेस्ट सप्लायर है फॉस्फोरस का, डिस्पाइट having only 5% of the reserve, rendering importing countries like India, और ये vulnerable है supply choke का during adverse geopolitical event। फिर climate change है, फूड इनसिक्योरिटी जो है वो करेंटली कॉन्सेंट्रेटेड है डेवलपिंग कंट्री में, जो कि लो लैटिट्यूड में है, और वो और ज़्यादा वनरेबल है क्लाइमेट चेंज को। इस तरीके से क्लाइमेट चेंज जो है वो और ज़्यादा वाइड कर सकता है इनइक्वालिटी को इंटरनेशनल स्केल पे। अब वे अहेड क्या क्या है? तो इंसुलेट करना है फूड फोरम को जियोपॉलिटिक्स से। तो एक डेडिकेटेड फोरम होना चाहिए मल्टी स्टेक होल्डर डायलॉग के लिए, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन के लिए, किस पे? वर्ल्ड हंगर पे। और इसको प्रोटेक्ट करने का जरूरत है जियोपॉलिटिक्स से। शिफ्टिंग मॉडल ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस, तो जो डाइवर्सिटी है द गवर्नेंस, डाइवर्सिफाई करना है गवर्नेंस सिस्टम को, है ना, जो डाइवर्सिटी है उनका रिस्पेक्ट किया जाए वहाँ पे। तो जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको डाइवर्सिफाई कैसे किया जा सकता है? तो इंक्लूड करके नॉन स्टेट और मार्केट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि स्टैब्लिश किया जाए एक न्यू इंटरेस्ट कोअलिशन और पार्टनरशिप, जो कि पोटेंशियली बाईपास कर सके जो इंटर स्टेट राइवलरीज हैं और जीरो सम लॉजिक को। मेंटेन किया जाए ओपन ट्रेड, अलाउ करना है फूड को कि वो फ्लो करे सरप्लस एरिया से उस एरिया में जहाँ पे उसका अर्जेंट नीड है। कैसे? तो फेज आउट करके जो एक्सपोर्ट बैन है जो कि इम्पोज किया गया मेजर फूड प्रोड्यूसर्स के थ्रू, है ना। कई बार होता है कि कंट्री एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं अपने कंट्री में इन्फ्लेशन या फूड प्राइसेस राइज को कंट्रोल करने के लिए। ये कैसे हो सकता है? तो इंक्रीज करके ट्रेड फाइनेंसिंग और री करके सप्लाई चेन को। ये बहुत ही वाइटल है ताकि एड्रेस किया जा सके जो फूड प्राइस शॉक है ड्यू टू जियोपॉलिटिक्स चैलेंज लाइक वॉर। इंटेंसिफाई करना है उन एफर्ट्स को ताकि रिसाइकल किया जाए न्यूट्रिएंट को। तो फूड सिस्टम जो है वो उसमें सिग्निफिकेंट सरप्लस होना चाहिए किसका? न्यूट्रिएंट का, जो कि यूटिलाइज नहीं हो रहा है। तो स्टेप लेना है कहाँ? तो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की तरफ और नेचर पॉजिटिव सॉल्यूशन की तरफ, ताकि रिड्यूस किया जाए डिपेंडेंसी ऑन फ्यू कंट्री। इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी कहाँ? तो डेवलपिंग कंट्री में। तो ये ब्रिज करेगा जो जियोग्राफिकल यील्ड गैप है और स्ट्रेंथन करेगा रिजिलियंस अगेंस्ट एनी ग्लोबल शॉक टू फूड सप्लाई। क्लाइमेट रिजिलियंस इन्वेस्ट करना है किसमें? तो क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर में। फोकस किस पे होना चाहिए? तो लो कॉस्ट हाई इम्पैक्ट मेजर पर, जैसे इन्वेस्ट करना है न्यू क्रॉप वैरायटी पे, इंप्रूव करना है वाटर मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन। अब इंडियन डायस्पोरा इन यूके, तो ये क्यों न्यूज़ में है? तो 2022 जो है वो मार्क करता है 130th एनिवर्सरी, जो इलेक्शन हुआ था दादा भाई नेहरू जी का हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो कि फर्स्ट पर्सन थे इंडियन ओरिजिन के जिनको इलेक्ट किया गया था हाउस ऑफ कॉमन में। तो दादा भाई नेहरू जी जो हैं वो बॉम्बे के पारसी ओरिजिन के थे, और वो फर्स्ट इंडियन थे जिनको इलेक्ट किया गया था ब्रिटेन के पार्लियामेंट में।
तो दादा भाई नौरोजी जो थे वो क्रीप प्रोपोनेंट जो थे उनमें से एक थे किसके, तो ड्रेन थ्योरी के। जो इंडिया में ड्रेन थ्योरी था वेल्थ के रिगार्डिंग, वो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी में ही दिया था। और वो डिसेमिनेट कब हुआ था, तो उनके 1901 बुक प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। वो फाउंडर थे, एडिटर थे जनरल रास्त गोफ्तार के, जो कि बॉम्बे में रिलीज हुआ था कब, 1851 में। वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट 3 टाइम रहे हैं, 1886, 1893 और 1906 में। नौरोजी जो है दादा भाई नौरोजी, उन्होंने हेल्प किया था फाउंड करने में किसको, तो लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को। उन्होंने बहुत ही एक पाइविटल रोल प्ले किया था मेंटर करने में जो फ्यूचर मॉडरेट थे आईएनसी लीडर, जैसे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले एंड गांधी जी। नौरोजी जो है वो बात करते थे जो अंडरडॉग थे उनके लिए, विमेन के लिए, एल्डर्स के लिए, आयरिश होम रूल के लिए, और एबोलिशन करने के लिए किसके, जो हाउस ऑफ लॉर्ड था ब्रिटेन में उसका। तो इंडियन डायस्पोरा जो है यूके में, उसका स्टेटस, कंट्रीब्यूशन एंड चैलेंज क्या है। तो पॉपुलेशन परसेंटेज क्या है, तो 2011 सेंसस जो था इंग्लैंड, उसके अकॉर्डिंग, इंग्लैंड एंड वेल्स के अकॉर्डिंग, जो इंडियन ओरिजिन पीपल हैं वो 2.5% है यूके के ओवरऑल पॉपुलेशन के। इकोनॉमिक स्टेटस देखा था तो इंडियंस जो है वो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस और डायनामिक एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटी है यूके में। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी जा जाए, जो इंडियन कम्युनिटी है ब्रिटेन में, उन्होंने अपना प्रेजेंस बनाए रखा है कहाँ पे, पॉलिटिकल एरिना में। 15 इंडियन ओरिजिन मेंबर है हाउस ऑफ कॉमन्स में, और ओवर 25 पीयर्स हैं हाउस ऑफ लॉर्ड में, जो कि कंपेयर किया जाए तो एक अच्छा है इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन परसेंटेज के कंपैरिजन में। सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन डायस्पोरा जो है वहाँ पे उनका इंडिया के लिए, तो रेमिटेंस, इंडियन डायस्पोरा जो है वो लार्ज स्केल रेमिटेंसेस लाता है वर्ल्ड के में, वन ऑफ द हाईएस्ट। और तो ये हेल्प करता है ट्रांसफर करने में नॉलेज, रिसोर्स, एक्सपर्टीज, और जो ब्रिज करता है मार्केट को डेवलपमेंट के लिए। मैनेज करने में नेचुरल कैलामिटीज, तो इंडियन कम्युनिटी जो है उसने फॉर्म किया है एक नंबर ऑफ सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यूके में। और जब भी नेशनल क्राइसिस होती है, नेचुरल कैलामिटीज इंडिया में, तो ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो ये रेज करता है जनरस कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर रिलीफ। और जो ऑन गोइंग प्रोग्राम है सपोर्ट करने के लिए पीपल इन नीड को, तो चैरिटी जैसे कि अक्षय पात्रा, ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट एंड प्रथम यूके, ये सब इस पॉइंट में आते हैं। एजेंट ऑफ चेंज है, तो डायसपोरा जो है वो एक्ट करता है एज एजेंट ऑफ चेंज। कैसे, तो फैसिलिटेट करता है और इनहेंस करता है इन्वेस्टमेंट को, एक्सेलरेट करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, बूस्ट करता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड टूरिज्म को, क्रिएट करता है प्रो इंडिया पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। तो इंडियन डायस्पोरा जो है उसका स्ट्रॉन्ग एफिनिटी और लिंक है इंडिया और उसके कम्युनिटी से। इस तरीके से ये एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट देते हैं फॉर्म करने में प्रो इंडिया लॉबी ग्रुप को। कहाँ, तो 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो है यूके में उसमें। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको इन्वाइट किया गया था, जैसे G7 समिट कहाँ 2021 में, सॉफ्ट पावर के लिए। तो ये स्प्रेड करते हैं इंडियन कल्चर और ट्रेडिशन को अब्रॉड, जो कि बेनिफिट करता है इंडिया को इन जनरल में, जैसे कि योगा हुआ, आयुर्वेद, इंडियन क्यूजिन एक्सेट्रा। 2017 was celebrated as India UK Year of Culture to mark 70th anniversary of Indian independence। और एक ग्रेजुअल मेन स्ट्रीम हुआ है इंडियन कल्चर का और एब्जॉर्ब किया गया है इंडियन क्यूजिन, सिनेमा, लैंग्वेजेस, रिलीजन, फिलोसफी, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इन सबको कहा यूके में। अब चैलेंजेस क्या क्या फेस किए जाते हैं डायस्पोरा के थ्रू, तो सबसे पहले तो डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिसेस हैं बिकॉज ऑफ द रेसिस्ट कॉलोनियल माइंडसेट जो कि परसिस्ट करता है आज भी किन में, यूके की तरफ, है ना। वो हम कई टाइम और इंस्टेंसेस पे देख सकते हैं कि वो लोग का यूके जो है, यूके के लोग हैं वो कितने रेसिस्ट हैं, ये हम टाइम टू टाइम देख सकते हैं। अभी एक रिसेंट इंसिडेंट भी हुआ था जब वहाँ के जो एक प्रिंस है उनकी जो गॉड मदर है उनके रिगार्डिंग एक रेसिस्ट रिमार्क्स दी गई थी। या टाइम टू टाइम रेसिस्ट रिमार्क्स दिए जाते हैं वहाँ के लोग के थ्रू। फिर डिस्पैरिटी है जॉब और रेशियल अब्यूज, क्यों, टेररिस्ट ब्रांडिंग की वजह से। फिर रिवीजन किया जाता बार बार वीजा नॉर्म्स स्पेशली आफ्टर द पोस्ट ब्रेग्जिट, और लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है लोकल पॉलिटिक्स में स्पेशली एट द मेयर लेवल। देन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या क्या है इंडियन डायस्पोरा का, तो 654, ये इंडियन डायस्पोरा जो है वो ओन कंपनीज कितनी है, तो 654 है। और जिनका एनुअल टर्नओवर कितना है, तो एटलीस्ट 100,000 पाउंड। 36.84 बिलियन जो है कंबाइंड रेवेन्यू है। कितने एम्प्लॉयज हैं जो कि इंडियन है या इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो 174,000 से भी ज़्यादा। कितना कॉरपोरेशन टैक्स देते हैं, तो ऑलमोस्ट मोर देन 1 बिलियन से ज़्यादा पाउंड, 1 बिलियन पाउंड से भी ज़्यादा। और कितना इन्वेस्ट किए हैं थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ऑलमोस्ट 2 बिलियन पाउंड। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है,
टू कनेक्ट विद द डायस्पोरा। तो प्रवासी भारतीय दिवस ये एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 2003 में, ताकि मार्क करने के लिए कंट्रीब्यूशन इंडियन कम्युनिटी जो ओवरसीज में है उनका डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज इंडियन अफेयर्स को मर्ज कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, ताकि इनकरेज किया जाए और प्रोवाइड किया जाए एक्सट्रीम लाइन सपोर्ट जो भी इंडियन ओवरसीज में रह रहे हैं। नो इंडिया प्रोग्राम ये 3 वीक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है डायस्पोरा के यूथ के लिए, जो कंडक्ट किया जाता है इस व्यू के साथ, ताकि प्रमोट किया जाए अवेयरनेस रिगार्डिंग द डिफरेंट फेसेट्स ऑफ लाइफ इन इंडिया और जो भी प्रोग्रेस की गई है इंडिया के थ्रू वेरियस फील्ड में। नेक्स्ट वन इज सोशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट फॉरेन कंट्री के साथ मिलकर, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके जो भी इंडियन कम्युनिटीज बाहर रह रहे हैं। वे फॉरवर्ड क्या क्या है ताकि सपोर्ट और कनेक्ट किया जा सके डायस्पोरा से। तो स्ट्रेंथन करना बायलैटरल रिलेशनशिप, अगर इंडिया यूके का रिलेशनशिप और ज़्यादा इम्प्रूव होगा तो वो रास्ता बना देगा किसके लिए, इम्प्रूव पीपल टू पीपल टाइज और बेटर मल्टी फेसेटेड इंगेजमेंट के लिए। जैसे कि इम्प्रूव बायलैटरल रिलेशन जो है वो हेल्प करेगा नेविगेट करने में वीज़ा प्रॉब्लम को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा जो भी इंडियन स्टूडेंट्स हैं और वर्कर्स हैं उनके रिगार्डिंग। एड्रेस करेगा प्रॉब्लम ऑफ ब्लू कॉलर वर्कर जो भी ओवरसीज काम कर रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड लेबर एक्सपोर्ट अग्रीमेंट जो है वो होस्ट कंट्री के साथ निगोशिएट करने में मदद करेगा। मॉनिटर करेगा, सुपरवाइज करेगा जो भी हमारे ओवरसीज वर्कर हैं हमारे मिशंस के थ्रू। कंपलसरी इंश्योरेंस स्कीम होगा जो कि कवर करेगा रिस्क जो कि फेस किया जाता है हमारे ओवरसीज वर्कर के थ्रू। और कोऑपरेशन होगा बिटवीन सेंटर स्टेट गवर्नमेंट के, ताकि इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके जो भी लोकल प्रॉब्लम फेस किए जा रहे हैं एनआरआई के थ्रू। अब कनेक्ट करना है एट इकोनॉमिक लेवल डायस्पोरा से। तो जो डायस्पोरिक प्रोफेशनल्स हैं जो कि वर्क कर रहे हैं सीनियर पोजीशन में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, वो हेल्प करते हैं प्रमोट करने में इंडिया को एज इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग। गवर्नमेंट जो है वो कंसिडर करेगा इशू करने के लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, ताकि अट्रैक्ट कर सके एनआरआई और जो भी पीआईओ इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम डायस्पोरा फिलैंथ्रोपिस्ट से। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशन ये डीपेन करेगा रिलेशन डायस्पोरा के साथ, एक्सपैंड करके जो स्कोप और एक्टिविटी है कल्चरल सेंटर के, और इस्टेब्लिश करके प्रवासी भारतीय भवन ये एक ऐसा वेन्यू, एक जगह प्रोवाइड करेगा जहाँ पे कॉमेमोरेट किया जा सके जो हिस्ट्री और अचीवमेंट है डायस्पोरा के, और ये फोकल पॉइंट के तौर पे काम करेगा ताकि प्रमोट किया जाए एक स्ट्रॉन्गर लिंक बिटवीन इंडिया एंड डायस्पोरा। नेक्स्ट है साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी SADC। तो अभी हाल ही में जो CII एक्सिम बैंक रीजनल कॉन्क्लेव है इंडियन साउथ अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप वो हुआ। तो जो कॉन्क्लेव है ये सर्व करता है एज अ प्लेटफॉर्म के तौर पे, ताकि डायलॉग हो सके किसमें, तो बिटवीन इंडिया सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी के बीच में। ये जो करंट कॉन्क्लेव है इसका एम है कि ये इन्हांस करेगा कोलैबोरेशन, ताकि रियलाइज किया जा सके जो विजन है कि $150 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को और $200 बिलियन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका बाय 2030। इस कॉन्क्लेव पे एक्सिम बैंक जो है वो अपने रिपोर्ट में जिसका टाइटल है री इन्विगोरेटिंग इंडियाज इंगेजमेंट विद सदर्न अफ्रीका प्रोवाइड किया एक स्ट्रैटेजी, ताकि इन्हेंस किया जा सके जो इंगेजमेंट है किसके साथ, तो SADC के साथ। अब SADC के बारे में देखते हैं। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 16 अफ्रीकन कंट्रीज मेंबर हैं, और ओरिजिन हुआ है कब, तो 1980 में। गोल क्या है इसके, तो ये फर्दर मतलब और इम्प्रूव करेगा सोशो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और इंटीग्रेशन, और तो और पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स। कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, लेसोथो, इस्वातानी, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मलावी, तंजानिया, कोमोरस, सेशल्स, मोजाम्बिक, मेडागास्कर एंड मॉरिशस। ये सारे कंट्री आते हैं किसमें, SADC में। SADC कॉन्स्टिट्यूट क्या करता है, तो 35.4% है अफ्रीका का लैंड एरिया का, 28.4% है जो अब टोटल अफ्रीका की GDP है उसका, और 28.4% है अफ्रीका के पॉपुलेशन का। इंडिया SADC का इकोनॉमिक रिलेशन क्या है, तो इंडिया ने साइन किया था मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन पे 1997 में SADC के साथ। इंडिया का जो टोटल ट्रेड है SADC कंट्री के साथ वो है $30.8 बिलियन 2021 में, जो कि 2012 में था $27.1 बिलियन। की इंपोर्ट क्या करता है इंडिया, तो पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन, मेटल, मिनरल, फ्यूल, ऑयल, और एक्सपोर्ट तो मिनरल फ्यूल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट।
इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है एसएडीसी के साथ वो रिकॉर्ड किया गया यूएस डॉलर 5.4 बिलियन इन 2021। साउथ अफ्रीका जो है वो अकाउंट करता है अराउंड 47.2% ऑफ इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट टू द रीजन इन 2021। तो क्यों ज़रूरत है कि इन्हांस किया जाए इंडिया का एंगेजमेंट एसएडीसी के साथ? तो सोर्स है क्रिटिकल मिनरल का। सदर्न अफ्रीका रीजन जो है वो बहुत ही हाईली इंडोर्ड है, इनरिच है लिथियम, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और रेयर अर्थ मिनरल में। और ये सभी जो है बहुत ही इसेंशियल है ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए, जो कि हमारा फ्यूचर है और कॉम्प्राइज करते हैं न्यू मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर नेट जीरो ट्रांजिशन के लिए, प्रिवेंट करने के लिए चाइना के मोनोपोली को। तो वर्ल्ड का जो रेयर अर्थ एलिमेंट है मार्केट है वो लार्जली कौन कंट्रोल करता है? तो चाइना, क्योंकि मोस्टली चाइना ही एक्सपोर्ट करता है सारे कंट्रीज को रेयर अर्थ एलिमेंट। तो उसके डिमांड बढ़ने की वजह से जो रिस्क है कि चाइना फॉर्म कर सकता है एक मोनोपोली उस इंडस्ट्री पे, वो भी इंक्रीज हो गया। तो अफ्रीका जो है वो ऐसा रीजन है, उन रीजन्स में से एक है जिसको टारगेट किया जा सकता है एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट कमोडिटीज मैरिटाइम सिक्योरिटी के लिए। तो लार्ज कोस्ट लाइन होने की वजह से एसएडीसी जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है इंश्योर करने में सेफ और सिक्योर मैरिटाइम इन्वायरमेंट, स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में। क्योंकि अगर आप देखो तो ये जो इसका ईस्टर्न साइड है अफ्रीका का, वो किससे है? कोस्ट जो है वो किधर है? इंडियन ओशन की तरफ है। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है मैरिटाइम सिक्योरिटी में। साउथ साउथ कोऑपरेशन, तो इंक्रीज डाइवर्सिफिकेशन जो है इंडिया का ग्लोबल ट्रेड का, उसमें डाइवर्सिफिकेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है किधर? तो अदर डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ, और एससीडीसी जो है वो इमर्ज हो रहा है एज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया क्या है? तो एसएडीसी कंट्री जो है वो ऑफर करता है अपॉर्चुनिटीज इन इकोनॉमिक सेक्टर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी फॉर द रीजन, तो स्केल अप करता है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को। ये इंश्योर करता है बेटर डेट सस्टेनेबिलिटी और मैनेजमेंट, इनोवेशन, इफिशिएंसी और इन्हांस करता है कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ देयर इकोनॉमीज। चैलेंजेस क्या क्या हैं इन्हांस करने में इंडिया का एंगेजमेंट विद एसएडीसी के साथ? तो पुअर गवर्नेंस सिस्टम जैसे करप्शन, मिसमैनेजमेंट, वायलेंस, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर गवर्नमेंट सर्विसेज और पुअर गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी, किनको? जो भी इम्पोवरिस्ड कम्युनिटीज़ हैं। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो और इन्हांस कर देता है रिस्क फॉर बिजनेस। ये सब फैक्टर जो है ये एग्जैजरबेट हुए हैं कोविड-19 पैंडेमिक से। चाइना का चैलेंज है इंडिया के लिए, तो चाइना का जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, कंसिस्टेंसी है, डीपर पॉकेट है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है, वास्ट रिसोर्सेज है, वो उसको एक फॉर्मिडेबल एज देता है। ऐसा एज जिसको कि इजीली सरपास नहीं किया जा सकता है अफ्रीका में एज कंपेयर टू इंडिया। लैक है क्लियर स्ट्रेटजी का फॉर कोऑपरेशन, तो इंडियन डेवलपमेंट एड्स जो है उसको नहीं ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि वो अचीव किया जा सके एक लार्जर डेवलपमेंट गोल, जैसे फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी, एजुकेशन फॉर ऑल और क्लीन एनर्जी। और तो और कमी है वहाँ पे एक इफेक्टिव सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन डिफरेंट डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट, जो कि बहुत ही गहरा इम्पैक्ट देते हैं इंडिया के डेवलपमेंट कोऑपरेशन को और उसको बना देते हैं वो लेस इफेक्टिव। डाइवर्सिटी है ना, तो मल्टीपल कल्चर है और नंबर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जाते हैं साउथ अफ्रीका में। इसका मतलब कि अडॉप्ट करना है एक बेसबुक अप्रोच टू डिफरेंट रीजन इज क्रूशियल, मतलब हर एक रीजन के रिगार्डिंग एक अप्रोच को रखना होगा उस एरिया में। स्किल लेबर का कमी है, तो पुअर स्टेट होने की वजह से पब्लिक एजुकेशन सिस्टम जो है, स्किल लेबर जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है वहाँ पे पाना, बहुत सारे टेक्निकल और प्रोफेशनल सेगमेंट में। लिमिट है फॉरेन कंट्रोल में, जैसे कि साउथ अफ्रीका में जो ब्रॉड बेस्ड ब्लैक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक्ट है 2013 का, जिसको बीबीईई बोला जाता है, वो उसमें क्या है कि जो लेवल ऑफ कंपनी ओनरशिप और पार्टिसिपेशन है बाय ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स टू ऑब्टेन बिडिंग प्रेफरेंसेस ऑन गवर्नमेंट टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे एक लेवल ऑफ कंपनी ओनरशिप सेट किया हुआ है कि और कितना पार्टिसिपेशन हो सकता है जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन है, ताकि ऑब्टेन किया जा सके कोई भी बिडिंग प्रेफरेंस गवर्नमेंट टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट में। तो वैल्यूज जो कि स्टीयर करते इंडिया का डेवलपमेंट कोऑपरेशन अफ्रीका, तो डिमांड ड्रिवन है वो, कंडीशनैलिटी फी है और प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप अमंग इक्वल। अब स्ट्रैटेजीज क्या क्या प्रपोज किए गए हैं एग्जिम बैंक के थ्रू ताकि इन्हांस किया जा सके इंडिया का एंगेजमेंट विद एसएडीसी? तो स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर क्रिटिकल मिनरल, इंडिया जो है वो सेटअप करेगा एक जॉइंट एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी, स्टैब्लिश करेगा स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फंड और इंपोर्ट करेगा क्रेडिट लाइन ताकि सिक्योर किया जा सके क्रिटिकल मिनरल असेट जैसे कि कोबाल्ट एंड लिथियम।
डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन, तो एसएडीसी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटजी एंड रोड मैप जो है उसका एम है कि इंक्रीज करना है जो मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट है उसको एटलीस्ट 50% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट बाय 2030, जो कि एट प्रेजेंट है 20% से भी कम। और इंडियन कंपनीज जो है वो प्रोवाइड करेंगी फॉरेन कैपिटल, टेक्निकल नॉलेज, ताकि कैटलाइज किया जा सके और रैपिडली इंक्रीज किया जा सके जो डेवलपमेंट है मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन का। इंक्रीज करना सर्कुलरिटी इन अफ्रीका माइनिंग सेक्टर, इंडियन कंपनी जो वो इन्वेस्ट करनी है अफ्रीकन माइन में, वो कंट्रीब्यूट कर सकती है इन्वायरमेंट को कैसे, तो यूज़ करके वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करके रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन, रीपर्पस वेस्ट रॉक को रिहैबिलिटेट करके माइंस को, और रिसाइकल और यूज व्हीकल पार्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सेट्रा। एक्सेस किसको, तो ट्रेड फाइनेंसेस सदर्न अफ्रीका, जैसे कि इसके लिए डीएफआईज जो है वो डेवलप करेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि रिस्क पार्टिसिपेशन एंड ट्रांजैक्शन गारंटी अग्रीमेंट, ताकि सपोर्ट किया जाए जो नॉन ट्रेडिशनल कन्फर्मिंग बैंक है उनको इमर्जिंग मार्केट से। अकॉर्डिंग टू एएफडीबी जो ट्रेड फाइनेंस गैप है अफ्रीका में वो था $81.8 बिलियन 2019, और वो एवरेज है $91 बिलियन ओवर द पास्ट डिकेड। फिर मैरीटाइम एंड डिफेंस कोऑपरेशन, तो इंडिया जो है वो इमर्ज कर एज अ लीडिंग डिफेंस एक्सपोर्टर रिसेंट ईयर में, और वो फुलफिल कर सकता है अफ्रीका का मैरीटाइम एरोस्पेस एंड डिफेंस रिक्वायरमेंट को। अकॉर्डिंग टू सिप्री इंटरनेशनल, इंडिया वाज द 23rd लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर ड्यूरिंग द पीरियड 2017 टू 2021। इनिशिएटिव्स क्या क्या है कोऑपरेशन के लिए अफ्रीकन कंट्री के साथ, तो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम, ये टेक्निकल असिस्टेंस देता है थ्रू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से। सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये बेसिस है किसके लिए, रोबस्ट मैरीटाइम पार्टनरशिप के लिए बिटवीन इंडिया एंड अफ्रीका। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, ये लॉन्च किया गया था इंडिया के लॉन्च हुआ था इंडिया के द्वारा किसके साथ मिलकर, तो जापान के साथ, ताकि ग्रोथ और कनेक्टिविटी जो है बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका उसको बढ़ाया जा सके। इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, ये 2022 में हुआ था किसके साइडलाइन पे, तो डिफेक्स को, ताकि इनहेंस किया जाए डिफेंस कोऑपरेशन। इनिशिएटिव बाय एग्जिम बैंक, है ना, ये एक्सटेंड किया है अपना खुद का कॉमर्शियल लाइन ऑफ क्रेडिट। बहुत सारे फाइनेंशियल रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पैरास्टेटल एंटिटीज को कहाँ पे, अफ्रीका में। ह्यूमैनिटेरियन एड, इंडिया जो है वो हमेशा अफ्रीकन कंट्रीज़ का मदद करते रहता है। कैसे, फूड प्रोवाइड करके, एसेंशियल मेडिसिन दे के, वैक्सीन्स दे के अफ्रीकन कंट्रीज़ को, एंड स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। गाइडिंग प्रिंसिपल, तो 2018 में प्राइम मिनिस्टर ने आउटलाइन किया था 10 गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर इंडिया अफ्रीका इंगेजमेंट, जिसको कि इंडिया का विजन स्टेटमेंट भी बोला जाता है। तो इंडिया को ज़रूरत है कि वो चार्ट आउट करे एक रोड मैप अपने डेवलपमेंट कोऑपरेशन प्रोग्राम के लिए अफ्रीका में, जो कि आउटलाइन करे एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। और ऐसा करने पे क्या होगा कि ये बहुत ही ज़रूरी होगा इंडिया के लिए, स्पेशली आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक। उसने हार्श इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट किया है और रिजल्टेंट इनएबिलिटी, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कोऑपरेशन को इंक्रीज कर सके, जो भी डेवलपमेंट कोऑपरेशन का बजट है उसको, बिना किसी टैंजिबल आउटकम के। इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड, तो अभी हाल ही में इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड ने सेलिब्रेट किया 5 ईयर ऑफ साउथ साउथ कोलाबोरेशन। ये यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड जो है यूएनटीएफ, ये एक डेडिकेटेड फैसिलिटी है जो कि स्टैब्लिश हुआ था 2017 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने कमिट किया था कि वो $150 मिलियन जो है ओवर 10 ईयर्स में, आने वाले 10 साल में देगा किसको, इंडिया यूएन फंड को। ये मैनेज कौन करता है, तो मैनेज करता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, और इम्प्लीमेंट किया जाता है इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन सिस्टम। तो जो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन है, इसको होस्ट कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1974 से, और इसको स्टैब्लिश किया गया था बाय यूएन जनरल असेंबली के थ्रू। इसका मैंडेट है कि ये एडवोकेट करता है और कोऑर्डिनेट करता है साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल एंड यूएन सिस्टम वाइड बेसिस पे। ये सपोर्ट करता है जो भी सदर्न ओन एंड लेड डिमांड ड्रिवन ऑन ट्रांसफॉर्मेशनल सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, उनको कहाँ, तो सारे डेवलपिंग वर्ल्ड में। ये फोकस करता है लीस्ट डेवलप कंट्री पे और जो भी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट पे। और ये एक नोटेबल एग्जांपल है साउथ साउथ कोऑपरेशन विद इन द सिस्टम। अब इंडिया यूएन डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड जो है, तो इसमें एम क्या क्या है ना, तो नो कंडीशनैलिटीज, कंडीशनैलिटी नहीं होंगे, स्पिरिट होगा हमेशा साउथ साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन का, म्यूचुअल बेनिफिट होगा इसमें, सब दोनों का बेनिफिट हो, पीपल को सेंटर्ड रख के जो भी डेवलपमेंट है वो किया जाएगा, लोकल कैपेसिटी को और मजबूत करेगा, जो भी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको एड्रेस किया जाएगा, नेशनल ओनरशिप और लीडरशिप होगा, दैट मीन्स उस कंट्री का ही ओनरशिप और लीडरशिप होगा, यूनाइटेड नेशन सिस्टम पार्टनरशिप होगा, सस्टेनेबिलिटी होगी, जो भी उस प्रोजेक्ट होगी उसकी इक्वालिटी होगी, सबको बराबर रखा जाएगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगा ये। अब इंडिया यूएन डेवलपमेंट
पार्टनरशिप प्रोजेक्ट जो है उसका पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 42% लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन में है, 23% अफ्रीका में और 32% एशिया एंड द पैसिफिक में है। अब साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या है, तो साउथ साउथ कोऑपरेशन रेफर करता है जो भी टेक्निकल कोऑपरेशन होती है अमंग द डेवलपिंग कंट्री ग्लोबल साउथ। तो ऑपरेशनली ये एक प्रोसेस है जहाँ पे दो या उससे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री जो है वो परस्यू करते हैं अपने इंडिविजुअल और शेयर्ड नेशनल कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव को। ये डिराइव होता है अडॉप्ट करके ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन फॉर प्रमोटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टेक्निकल कोऑपरेशन अमंग डेवलपिंग कंट्री BAPA, जो कि किया गया था बाय 138 यूएन मेंबर स्टेट इन अर्जेंटीना के थ्रू। ये प्लान इस्टेब्लिश करता है कि स्कीम ऑफ कोलैबोरेशन किसके अमंग, तो जो लीस्ट डेवलप कंट्री है उनके अमंग, जो कि मोस्टली लोकेटेड है साउथ ऑफ द प्लैनेट में। और ये इस्टेब्लिश करता है फॉर द फर्स्ट टाइम एक ऐसा फ्रेमवर्क इस टाइप के कोऑपरेशन के लिए। जो बेसिक प्रिंसिपल है कोऑपरेशन का वो है रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, नॉन इंटरफेरेंस किसमें, तो उनके इंटरनल अफेयर में, और इक्वालिटी ऑफ राइट अमंग द अदर। अदर टाइप ऑफ कोऑपरेशन क्या है, तो नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन। ये एक मोस्ट ट्रेडिशनल टाइप ऑफ कोऑपरेशन है, तब होता है जब डेवलप कंट्री सपोर्ट करता है किसी इकोनॉमिकली मतलब आई मीन सपोर्ट करता है इकोनॉमिकली और विथ अदर काइंड ऑफ रिसोर्सेज एक लेस फेवर्ड वन को, यानी कि कोई भी लीस्ट डेवलप कंट्री को। फॉर एग्जांपल जैसे फाइनेंशियल एड डे ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो जो डिवीजन है नॉर्थ एंड साउथ का, इसको यूज किया जाता है रेफर करने के लिए सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो कि एग्जिस्ट करते हैं बिटवीन द डेवलप कंट्री जिनको नॉर्थ बोला जाता है एंड डेवलपिंग कंट्री जो कि साउथ है। ट्रायंगुलर कोऑपरेशन क्या है, तो ये इन्वॉल्व करता है 3 एक्टर जिनमें 2 होने चाहिए साउथ से एंड 1 फॉर नॉर्थ। तो जो नॉर्थ वाले हैं वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है जो कि प्रोवाइड करे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो भी वो कंट्री है साउथ के, और वो एक्सचेंज कर सके टेक्निकल असिस्टेंस ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक पे। अब हर्डल क्या है साउथ साउथ कोऑपरेशन में, तो डोमिनेंस है रिलेटिवली डेवलप कंट्री का साउथ में, लैक ऑफ यूनानिमसली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है ना, सर्वसम्मति से कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं अडॉप्ट किया गया, नॉर्थ ओरिएंटेड माइंडसेट है और ट्रेडिशनल वर्टिकल लिंक जो है मेट्रोपोल्स के साथ, म्यूचुअल सस्पिशन और राइवलरीज हैं जैसे कि बिगर और स्मॉलर स्टेट के बीच में, लैक ऑफ सपोर्ट है मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी से, है ना, और जो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग टुगेदर है वो, और लो लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर, इनकी वजह से भी फर्दर चैलेंजेस है, मतलब साथ में काम करने का एक्सपीरियंस कम है और एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर भी लो लेवल है। कंक्लूजन क्या है, तो फोकस करना है कि स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ पे जिसका कि मल्टीप्लायर एंड कैटेलिटिक इफेक्ट्स हो, जैसे कि प्लेस करना इंटरनेट इन द सर्विस ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन, इंस्टीट्यूशनलिज्म प्रमोट करना है इंटरेक्शन बिटवीन साउथ साउथ मैकेनिज्म, इसके लिए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मैकेनिज्म्स के जिनका ग्लोबल स्कोप है जैसे कि G77 चैप्टर्स, नाम कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो, G15 ओपेक एक्सेट्रा, इनको साथ में आना चाहिए अपने लर्निंग और एक्सपीरियंसेस के साथ और लीड करना चाहिए कॉमन एक्टिविटी पे। फिर रिपोर्ट करना है किस पे, तो स्टेट ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन पे। तो एक रेगुलर रिपोर्ट जो है स्टेट ऑफ साउथ साउथ कोऑपरेशन को जरूरी है कि प्रिपेयर किया जाए कि एज एन इसेंशियल और नेसेसरी टूल फॉर पॉलिसी मेकिंग ऑन जो भी एक्शन है इस डोमेन में उसके लिए। फिर आता है फ्रेंड शोरिंग। तो जो बोला गया कि डीपनिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है वो पिच किए किसके लिए, तो फ्रेंड शोरिंग इंडिया के साथ। तो फ्रेंड शोरिंग जो है वो पिच किया गया यूएस के थ्रू, ये एक एज अ मींस है कि इंसुलेट किया जाए ग्लोबल सप्लाई चेन को, प्रिवेंट किया जाए ग्लोबल सप्लाई चेन को किसी भी एक्सटर्नल डिसरप्शन और इकोनॉमिक कोवर्जन से। तो ओवर द पास्ट ईयर में वर्ल्ड ने एक्सपीरियंस किया एक सीरीज ऑफ ट्रेड डिसरप्शन जैसे यूएस चाइना ट्रेड वॉर, कोविड-19 पैंडेमिक, रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन के थ्रू। तो आइडिया है कि एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो शेयर्ड वैल्यूज के साथ, वो डिप्लॉय करे पॉलिसीज जो कि इंकरेज करे कंपनी को कि वो स्प्रेड करे मैन्युफैक्चरिंग विद इन दैट ग्रुप। तो सेक्टर जो अंडर इंपॉर्टेंस है वो है सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री, ग्रीन एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशन एंड मिनरल इंडस्ट्री। तो सिग्निफिकेंस क्या है फ्रेंड शोरिंग का, ये प्रिवेंट करेगा नेशन जैसे कि चाइना और रशिया को कि वो अनफेयरली लीवरेज ना करे, फायदा ना उठाए अपने मार्केट पोजीशन को की रॉ मटेरियल, टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट में, ताकि डिसरप्ट किया जा सके ग्लोबल इकोनॉमी को। डाइवर्सिफाई करेगा ग्लोबल सप्लाई चेन को, ये हेल्प करेगा कि बिजनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजिलियंट होगा किसको, एक्सटर्नल शॉक्स को जैसे कि वॉर, फैमाइन, पॉलिटिकल चेंजेस और नेक्स्ट पैंडेमिक को। कंसर्न क्या क्या है फ्रेंड शोरिंग के रिगार्डिंग, तो इसको कंसीडर किया जा रहा है कि पार्ट है ये डी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस का, जिसको कि देखा जा सकता है कि ये फर्दर सप्लाई शॉक मतलब दे क्रिएट कर सकता है या हायर प्राइसेस शॉर्ट टर्म में कर सकता है और लोअर ग्रोथ लॉन्ग रन में। पुअर कंट्रीज जो हैं जिनको कि ग्लोबल ट्रेड का ज़रूरत है, हो सकता है वो एक्सक्लूडेड रहें इससे। तो अदर रिलेटेड टर्म क्या है, ऑफ शोरिंग एंड रीशोरिंग।
तो ऑफशोरिंग मतलब कंपनीज जो है वो कट करेगा कॉस्ट को, कैसे, तो शिफ्ट करके अपना मैन्युफैक्चरिंग टू कंट्रीज विद चीपर लेबर, जहाँ पे सस्ते लेबर है वहाँ पे, तो सस्ता लेबर अगर होगा तो क्या होगा, जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट होगा वो कम होगा। और रीशोरिंग मतलब कंट्री जो है वो वापस ला रहा है अपना प्रोडक्शन को बैक टू देयर होम कंट्री। अब चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम, चाइना ने कन्वीन किया है चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम, जिसमें कि उसने साथ लाया है 19 कंट्रीज को उस रीजन से, जो कि सभी जो है वो इंडिया के नेबर एक्सेप्ट इंडिया। और ये प्रपोज किया कि इस्टेब्लिश करेगा एक मरीन डिजास्टर प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन कोऑपरेशन मैकेनिज्म, किसके बीच में, तो चाइना और जो भी कंट्रीज हैं इंडियन ओशन रीजन में उनके बीच में। ये ऑर्गेनाइज किया गया था चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसीज, जो कि बीजिंग का न्यू डेवलपमेंट एड एजेंसी है। फिर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2022 हुआ, जिसका 4th एडिशन था ये। तो इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो ये एपेक्स लेवल इंटरनेशनल एनुअल कॉन्फ्रेंस है किसका, इंडियन नेवी का, और ये मैनिफेस्ट करता है नेवी का इंगेजमेंट एट द स्ट्रेटेजिक लेवल। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग जो है ये चाहता है कि ये फोस्टर करे एक्सचेंज ऑफ आइडिया और प्रमोट करे डेलिबरेशन, और किस पे, तो जो भी रीजनली रेलेवेंट मैरीटाइम इश्यूज हैं उन पे। ये एक ट्रैक 1.5 इवेंट है, जिसका कि एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन है किससे, तो फ्रॉम गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज और इंस्टीट्यूशन की तरफ से। फिर करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट है, तो यूनाइटेड स्टेट का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो है उसने रिमूव किया है इंडिया को, कहाँ से, तो अपने करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से। ये एक लेवल है जो कि दिया जाता है यूएस गवर्नमेंट के थ्रू उन कंट्रीज़ को जो कि वो फील करते हैं कि वो इंगेज है किसमें, तो अनफेयर करेंसी प्रैक्टिसेस में, बाय जानबूझ करके अपने करेंसी को डिवैल्यू करके अगेंस्ट डॉलर। तो एक इकॉनमी जो है वो मीट करता है 2 ऑफ द 3 क्राइटेरिया, अगर ये 3 क्राइटेरिया से कोई भी 2 क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसको प्लेस किया जाता है इस मॉनिटरिंग लिस्ट में। तो सिग्निफिकेंट बायलैटरल ट्रेड सरप्लस हो उसका यूएस के साथ, फिर मटेरियल करेंट अकाउंट सरप्लस हो जो कि इक्विवेलेंट हो एटलीस्ट 2% ऑफ जीडीपी ओवर अ 12 मंथ पीरियड में, और लगातार वन साइडेड इंटरवेंशन हो। स्पेशली ये तब होता है जब नेट परचेज होता है फॉरेन करेंसी का और उसको बार बार कंडक्ट किया जाता है रिपीटेडली।